कोई आम इंसान भी ध्यान दे तो उसको आज के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और 70s 80s के बॉडी बिल्डर्स में एक साफ फर्क नजर आएगा। फर्क उनके शेप का, फर्क उनके मास का, फर्क उनकी साइज का, यहाँ तक कि फर्क उनके बॉडी फैट परसेंटेज का। गोल्डन एरा बॉडी बिल्डर्स जैसे ली हेनी, फ्रैंक जेन, सर्जियो ओलिविया, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मॉडर्न एरा बॉडी बिल्डर्स जैसे रॉनी कोलमैन, जे कटलर, फिल हीथ और बिग रैमी के बीच का बदलाव चौकन्ना कर देने वाला है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट था जहां हमें एक क्लियर ट्रांजिशन देखने को मिला। 1993 मिस्टर ओलंपिया, जो ट्रांजिशन लाए थे 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स। अगर डोरियन येट्स पर ही हम नजर डालें तो 1992 से 1993 में उनकी फिजिक क्वाइट लिटरली डबल इन साइज हो गई। इस एक साल में ऐसा क्या हुआ जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब अगर हम उन फैक्टर्स पे ध्यान दें जिससे आपकी मसल मास बढ़ती है तो सबसे ऊपर क्या आएगा? मे बी वर्कआउट इंटेंसिटी, मे बी डाइटरी चेंजेस, मे बी अ डिफरेंट अप्रोच टू बोथ ऑफ दोस, या फिर कुछ और। You know, not only have I got the genetics for the sport, I'm also training efficiently, so I'm able to progress all the time. I was just using steroids up to that point. So the next level was growth hormone, which was very expensive. But I started using insulin as an anabolic 96, 97, the last 2 years I was competing. And my stomach just started to get a little bit distended. These HGH/insulin/food baby, whatever you want to call it, these bubble guts, they leave them looking 8 months pregnant, even when they're shredded down at sub 3% body fat. It's unnatural, man. It's disgusting. V-shaped body. Now, I don't know, it's like kind of like a bottle-shaped body or something like that. But it's not, it's a kind of, it's a weird thing that is happening on stage that no one... मिस्टर ओलंपिया का आगाज 18 सितंबर 1965 न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक बिल्डिंग में हुआ था, जहां कॉन्जिक्यूटिवली 2 साल जीतने वाले बॉडी बिल्डर लैरी स्कॉट ने खिताब पहली बार अपने नाम किया। उस समय पर फिजिक्स इनहेंसमेंट की ज्यादा किसी को डेप्थ में जानकारी नहीं थी। तब बॉडी बिल्डर्स बेसिक को ही फॉलो करते थे, एक अच्छी डाइट, ग्रूलिंग वर्कआउट रूटीन्स विद डेफिनेटली सम परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड डी-बॉल। काफी लोगों के बीच एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शुरू के मिस्टर ओलंपियाज इंक्लूडिंग आर्नोल्ड नेचुरल थे, जो बात सच से बहुत दूर है। ज्यादातर गोल्डन एरा बॉडी बिल्डर्स खुद एडमिट कर चुके हैं कि कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन के टाइम वो अपनी साइकिल शुरू करते थे, जहां एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि मिस्टर ओलंपिया कभी भी ड्रग फ्री नहीं रहा। लेकिन पीडीज का कंजम्पशन करने के बावजूद गोल्डन एरा के एथलीट्स एक ग्रेट लेवल ऑफ एस्थेटिक्स कैरी किया करते थे। कॉमन लोगों के बीच उनकी फिजिक की डिजायरमेंट बहुत थी, जहां ओलंपिया की स्टेज पे हमें कंसिस्टेंटली फिजिक्स की खूबसूरती ईयर बाय ईयर बढ़ती नजर आ रही थी। वन मिस्टर ओलंपिया आफ्टर अनदर हमें और भी ज्यादा एस्थेटिकली प्लीज कर रहा था। बॉडी बिल्डर्स जैसे रॉबी रॉबिन्सन, फ्रैंक जेन, समीर बनूत, सर्ज जुमरे एक चलती फिरती परिभाषा बनते जा रहे थे ग्रीक गॉड, और 1992 तक ऐसा ही चला, जिस ओलंपिया में डोरियन येट्स ने कंडीशनिंग को एक नया मतलब दे दिया था। मिस्टर ओलंपिया 1992 जीतने के बाद एक न्यूज बहुत ज्यादा सरफेस हुआ, जो न्यूज थी कि डोरियन येट्स ने शो में आते हुए उनकी मसल मास में जो प्रोग्रेस उन्होंने की थी वो उनको काफी लूज करनी पड़ी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही सोचा कि शायद डोरियन अगले साल हमको 5 से 10 पाउंड मसल और ज्यादा स्टेज पे प्रेजेंट करे। लेकिन अगले साल जो हुआ उसने एक पल में बॉडी बिल्डिंग के सारे डायनेमिक्स बदल दिए। डोरियन बॉडी बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स को ऐसे जहां लेके चले गए जहां उनको टच करना भी नामुमकिन सा हो गया, और एक साल में उन्होंने स्टेज पे क्लोज टू 30 पाउंड्स अपने फ्रेम पे ऐड किया, जहां 1992 में उनका वेट 228 पाउंड्स था। वहीं 12 महीने बाद उनका वजन 297 पाउंड हो गया, जिसमें दोनों साल उनकी कंडीशनिंग नियर परफेक्ट रही। अब यहाँ से हमारा फिर वही सवाल शुरू होता है कि 70s, 80s से 90s तक क्या बदला जिसमें हमें इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला? क्या पिछली जनरेशन में जिसको हम इलीट जेनेटिक्स बोलते थे वो अब बस ग्रेट जेनेटिक्स ही बन के रह गए हैं? मतलब लास्ट जनरेशन के जेनेटिक्स ही उतने ग्रेट नहीं थे, उनके बाद एक इवोल्यूशन हुआ इंसानों की जेनेटिक्स में। दिस इज मोस्ट अनलाइकली, क्योंकि वो शख्स जो बदलाव के पीछे है वो खुद 1 साल के अंदर क्लासिक ग्रीक गॉड से मास मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। मे बी पहले के बॉडी बिल्डर्स भी वही कर सकते थे जो डोरियन येट्स ने किया। बात करें ट्रेनिंग की तो इन माय ओपिनियन ट्रेनिंग में उतना बदलाव हमें नहीं दिखा। हाँ, पहले आज की तरह डिफरेंट मशीन्स नहीं होती थी, लेकिन अब सब जानते हैं कि एक ट्रेनिंग सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी इंटेंसिटी होती है। आप कितना क्लोज जा रहे हैं फेलियर से वो होता है। बेसिक्स जो 70s में थे वो आज भी है और वही इफेक्टिव भी है। डाइटिंग फिलोसफीज की बात करें तो 70s से 90s के बीच वो डेफिनेटली बदली है। 70s में बॉडी बिल्डर्स उतना स्ट्रेटेजिकली नहीं चलते थे। आर्नोल्ड जैसे लेजेंड्स
की थिंकिंग थी कि वो ऑफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा खाएं और प्रेप के दौरान स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना फूड इंटेक कम करते जाएं, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन उस एलीट लेवल पे माइनर डिटेल्स भी आपको दूसरों से अलग बनाती है, आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है। लेकिन दूसरी तरफ माइक मेंजर जैसे एथलीट्स भी थे जिनकी डाइटिंग को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एडवांस थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डर्स आर्नोल्ड जैसे ही सोच रखते थे। एक और बहुत बड़ा चेंज 70s से 90s के बीच में हमें दिखा, वो था ऑफ सीजन। दोस्तों गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। ज्यादातर एथलीट्स ऑफ सीजन में ट्रेनिंग काफी लाइट रखते थे। वही मास मॉन्स्टर एरा में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए उसका ऑफ सीजन होता है। वहीं पे वो प्रोग्रेस करता है, वहीं पे वो मास ऐड करता है, वहीं पे वो अपनी लाइंस को बरकरार रखता है। इस एरा में अपने कॉम्पिटिटर्स से कितना आगे निकल सकता है एक एथलीट, ये एक ऑफ सीजन ही डिटरमाइन करता है। लेकिन इन सारी चीजों का एक पिलर है ड्रग यूज। Research shows that more people use anabolic steroids than heroin. In fact, steroids are becoming some of the most popular. परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, ये सब शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में 1993 के बाद सिंपली एक सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। साथ ही साथ बॉडी बिल्डर्स और ज्यादा अपनी डोजेस एक्सट्रीम करने लगे थे, और ज्यादा स्टेरॉइड का कंजम्पशन करने लगे थे, और ज्यादा एंड्रोजन्स इंजेक्ट करने लगे थे। अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए बॉडी बिल्डर्स एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव माहौल में हर बार अपनी डोजेस और ज्यादा एक्सट्रीम करते चले जा रहे थे। शुरुआत करें अगर ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन की, तो माना जाता है कि बॉडी बिल्डिंग में उसका इंट्रोडक्शन डोरियन येट्स ने ही किया था। माना जाता है कि ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन को साथ में यूज करने से जितना भी न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी में डालते हैं वो सारा न्यूट्रिशन आपके डायरेक्ट मसल्स में जाता है। आपकी बॉडी एक स्पंज की तरह हर एक मैक्रो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्रोथ हार्मोन की थेरेप्यूटिक डोजेस 1 से 2 आयु तक ही होती हैं, लेकिन इनफेमसली डोरियन येट्स 6 से 8 आयुज यूज किया करते थे। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले कई ऐसे एथलीट्स रहे हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों ये एक ऐसा ड्रग होता है जो कि इंस्टेंटली आपकी जान तक ले सकता है। आपकी बॉडी एक्सट्रीमली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है जब आप ग्रोथ हार्मोन का कंजम्पशन करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए बॉडी बिल्डर्स इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बॉडी वापस से बैलेंस में आ जाए। और ऐसा करते समय अगर कभी भी आपकी टाइमिंग ऑफ हो गई, अगर कभी भी आपकी इंसुलिन ज्यादा नीचे गिर गई, आपकी शुगर एक्सट्रीमली लो चली गई, तो एक इंसान कोमा तक में भी जा सकता है। काफी ऐसे किस्से बॉडी बिल्डर्स ने अपने इंटरव्यूज में बताए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि काफी क्लोज कॉल एक बार उनका रहा है व्हाइल काउंटरिंग ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। इतना ज्यादा डेंजरस है ये कॉम्बिनेशन। इसी के साथ साथ बॉडी बिल्डर्स की जो एक्सट्रीम लेवल की डोजेस चली गई पीडीज पे, हमेशा से बॉडी बिल्डर्स बेसिक कंपाउंड्स यूज करते थे जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डी-बॉल। लेकिन पीडीज में इवोल्यूशन आने से बहुत ढेर सारे लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ड्रग्स की तरफ चले गए और ज्यादा साइड इफेक्ट्स देने वाले ड्रग्स की तरफ चले गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम उठ के आता है ट्रेनबोलोन का, जिसको कहते हैं मॉन्स्टर स्टेरॉइड्स। एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्टेरॉइड माना जाता है ये, और जितना इफेक्टिव उतना ही ज्यादा नुकसानदेह भी होता है। एवरेज साइकिल अगर कोई भी एथलीट इसकी 8 हफ्ते से ज्यादा चलाएगा तो उसको लॉन्ग टर्म डैमेजेस होना कंफर्म रहता है। और इन्हीं सब के बीच मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डर्स कॉकटेल ऑफ कंपाउंड यूज करने लगे। अगर किसी भी एथलीट का टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से उसके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए एरोमेटेज इनहिबिटर्स वो यूज करने लगे, जिसकी वजह से और ज्यादा साइड इफेक्ट्स उसके सामने आने लगे। भले ही हम लोग को दिखने में कुछ गलत ना लगे, मोस्टली एथलीट्स टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद जब उनका एस्ट्रोजन बढ़ता है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है गायनोकोमेस्टिया की। उसी को काउंटर करने के लिए लोग एरोमेटेज इनहिबिटर्स लेते हैं, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस होता है किसी भी इंसान की हार्ट हेल्थ, किसी भी इंसान की ऑर्गन हेल्थ के लिए। वही स्टेरॉइड भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ऑर्गन हेल्थ के लिए। और इन सब चीजों का कॉकटेल एक एथलीट जब अपने अंदर डालने लगते हैं तब वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाते हैं, जिसके कारण हम लोग ने रिसेंट में कितने बड़े बड़े एथलीट्स की मौत देखी। और ये मौत तो सिर्फ एक बड़े एथलीट की थी, उन एथलीट की थी जिनको सब कुछ पता था कैसे सेफली खेलना है। उन लोगों का क्या जो एमेच्योर थे, उन लोगों का क्या जो एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स थे, जो कि इस ट्रैप में फंस गए कि हम लोग को और कंजम्पशन करना है स्टेरॉइड्स का, और एंड में अपनी लाइफ गवा बैठे। हार्मोन से हुई मौत के पीछे इतना बड़ा नंबर है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 80s 70s से इवोल्यूशन जो हुआ है 90s में, गोल्डन एरा से जो इवोल्यूशन हुआ है मास मॉन्स्टर एरा में, क्या वो इवोल्यूशन एक बेहतरी की तरफ था या नहीं? अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसान की परसेप्शन की बात आ जाती है। अगर हम लोग देखेंगे कि कहाँ चला गया स्टैंडर्ड, तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ शायद ये स्पोर्ट बेहतर हुआ है, लेकिन वो प्लीजिंगनेस अभी भी नहीं है उन एथलीट्स के पास। भले ही मसल मास, भले ही कंडीशनिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने लगी है एथलीट्स की, लेकिन क्या वो डिजायरमेंट है अभी भी कॉमन लोगों के अंदर
कि हमें इन जैसा दिखना है? आई डोंट थिंक सो। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि गोल्डन एरा के एथलीट्स बहुत ही कम ड्रग यूज करते थे। भले ही आप लोग को काफी जगह ये सुनने को मिले कि गोल्डन एरा ना के बराबर ड्रग्स यूज करते थे। काफी और भी लेजेंड्स है जैसे कि टॉम ब्लैड्स, जिन्होंने बोला है कि वो एक फीमेल कॉम्पिटिटर जितना अभी ड्रग यूज करती है उतना वो अपने जमाने में करते थे। दोस्तों ये सच नहीं है, क्योंकि टॉम ब्लैड्स खुद ही जब कॉम्पीट किया करते थे तो इससे ज्यादा ड्रग डोजेजेस को लेना एक्सेप्ट कर चुके थे और अब उन्होंने बात अपनी बदल दी। ऑफ कोर्स वो सब एथलीट्स ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, इसीलिए वो और बेहतर थे। लेकिन सच बात तो ये है कि एक मस्कुलैरिटी के स्टैंड पॉइंट से आज के ही एथलीट सुपीरियर है, नो डाउट। लेकिन वहीं आज के एथलीट इतना ज्यादा अपनी साइकिल में ड्रग इंक्लूड कर रहे हैं जो कि माइंड ब्लोइंग है। ये बात तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आज के बॉडी बिल्डर्स जितना अपना ऑफ सीजन में ब्लास्ट करते हैं उतना गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स अपने प्रेप के दौरान ब्लास्ट करते थे। और आज के कुछ एथलीट्स तो उससे भी कई ज्यादा ब्लास्ट करते हैं, जहाँ पे उनकी हेल्थ मोस्ट डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन इट इज डेफिनेटली द नेम ऑफ द गेम। ऐसा ना करें तो वो जहाँ थे वही रह जाएंगे और उससे नीचे गिरते चले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसी फिजिक्स ने इस स्पोर्ट को मोस्ट डेफिनेटली और ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया। लेकिन क्या हम कम मसल्स के साथ एंटरटेन नहीं होते? ये भी एक सोचने वाली बात है, बिकॉज अगर हम लोग क्लासिक फिजिक को देखें तो वो भी एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग डिवीजन है, जहाँ पे हम लोग को मास मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं नजर आते, जहाँ पे हमें एक आर्ट प्रेजेंट करते हैं बॉडी बिल्डर्स। वही आर्ट जो 70s 80s के बॉडी बिल्डर्स, जो गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स प्रेजेंट किया करते थे, जिसकी वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है कि बॉडी बिल्डिंग से अब आर्ट जा चुकी है। बॉडी बिल्डिंग एक आर्टिस्टिक स्पोर्ट नहीं रहा, जो कि गोल्डन एरा में मोस्ट डेफिनेटली था। अब मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये सवाल का जवाब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। इसलिए मैं आप लोग से ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट में जो बदलाव आया है, क्या इसकी वजह से स्पोर्ट बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? आप लोग कमेंट से बताइए। इसी के साथ दोस्तों ये भी बताइएगा कि आप लोग को कैसी वीडियो लगी। चलिए आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।